जी हाँ, लोकसभा में केंद्र सरकार ने एक देश एक चुनाव का बिल पेश कर दिया है, जिसे स्वीकार भी कर लिया गया। लेकिन बिल के विरोध में कांग्रेस समेत कई दलों ने इसका विरोध किया। विपक्ष का दावा है कि एक साथ चुनाव की कल्पना साकार नहीं हो सकती, इसमें बड़े स्तर पर व्यवस्था करनी पड़ेगी, जो संभव नहीं। विपक्ष के दावों पर सरकार का दावा है कि इससे समय और धन दोनों की बचत होगी, साथ ही बार बार चुनाव से छुटकारा भी मिलेगा। अब सवाल यह है कि वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर सत्ता और विपक्ष किसके दावों में ज्यादा दम है, इसी पर करेंगे चर्चा। लेकिन पहले रिपोर्ट देखिए। मैं आपकी अनुमति से आपसे लीव मांग रहा हूं। थैंक यू सर। एक देश एक चुनाव, विपक्ष को क्यों तनाव? कि प्रधानमंत्री मोदी जी पर के प्रचार से ये पूरे ये भारत के चुनाव को छीनेंगे, तो हम ये चोरी नहीं होने देंगे और हम बिल का विरोध करते हैं। जेपीसी में सारी चर्चा होगी और जब जेपीसी के रिपोर्ट के आधार पर कैबिनेट इसको पारित करेगी, तब भी फिर से चर्चा होनी है। This bill will finish off regional parties. This bill is only brought in to massage the ego of the Supreme. बिल पर मची खलबली, कांग्रेस क्यों इतिहास भूली? लोकसभा में बिल आया, सियासत में बवाल लाया। एक देश एक चुनाव पर तनाव शुरू हो गया है। विपक्ष ने इस बिल का विरोध किया और इसे संविधान के खिलाफ बताया है। उधर बीजेपी ने विपक्ष पर निशाना साधा है। बीजेपी का दावा है कि एक साथ चुनाव होने से समय और धन की बचत होगी। वन नेशन वन इलेक्शन पर पक्ष और विपक्ष में से किसके दावों में दम है, आज इसी पर करेंगे चर्चा। तो एक साथ चुनाव होने से समय बचेगा, धन बचेगा, साथ ही विकास कार्य प्रभावित नहीं होंगे। लेकिन क्या संभव है? भारत जैसे देश में जो एक विशाल और भौगोलिक भूभाग, बड़ा भूभाग रखता है, जहां एक साथ चुनाव कराए जा सकते हैं। यूं तो 1952 के बाद भी एक साथ चुनाव हुए, लेकिन अब स्थिति अलग है। आज इसी पर करेंगे चर्चा, लेकिन पहले सवालों पर डाल लेते हैं नजर। और हमारी महाडिबेट के आज के सवाल है, एक साथ चुनाव पर तनाव क्यों? दूसरा सवाल, विरोध जरूरी है या फिर मजबूरी? महाडिबेट का तीसरा और आखिरी सवाल, पक्ष और विपक्ष किसके दावों में है ज्यादा दम? और सभी खास मेहमानों से आपका तारुफ करा देते हैं। प्रदीप अहिरवार जी हैं, प्रवक्ता कांग्रेस, स्वागत है आपका। यशपाल सिसोदिया जी हैं, पूर्व विधायक हैं बीजेपी से, बहुत स्वागत है आपका। शेख जरूद्दीन शेख साहब हैं, नेता एआईएमआईएम, आपका स्वागत है। राकेश गोयल साहब हैं, राजनीतिक विश्लेषक, आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले प्रदीप अहिरवार जी आपके पास आऊंगा। पहले भी चुनाव हुए हैं, एक साथ चुनाव हुए हैं। 1951 में भी एक साथ चुनाव हुए, 51-52 में। इसके बाद 57, 62, 67 में भी एक साथ विधानसभा के चुनाव हुए हैं। अब आखिर दिक्कत क्या है, आपत्तियां क्या है कांग्रेस की और क्यों? हेलो जी 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 प्रदीप जी, सवाल मेरा आपसे। मेरी आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है आपकी आवाज, सुन पा रहे हैं आप? अहिरवार बोल रहा हूं। जी जी, सुन पा रहे हैं आप प्रदीप जी? शायद प्रदीप जी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है, मैं लौटूंगा। सतीश एलिया जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार, बहुत स्वागत है आपका। और शेख जहीरुद्दीन साहब के पास चलेंगे। शेख जहीरुद्दीन साहब, एक देश एक चुनाव की बात हो रही है, लेकिन बहुत सारे मुद्दे हवाओं में तैर रहे हैं कि भाई एक साथ कैसे होंगे चुनाव। मुद्दे अलग होते हैं, विधानसभा के अलग होते हैं, लोकसभा के अलग होते हैं। सरकार पर कई तरह के सवाल खड़े जा रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से बड़ा सीधा दावा है कि भाई खर्च बचेगा, समय बचेगा, बार बार जो मैन पावर लगानी पड़ती है आपको अलग अलग चुनाव कराने में, वो बचेगी। सबसे पहले हमें इस बात पे ध्यान देना होगा कि इसके पूर्व हमारे देश में वन नेशन वन इलेक्शन हुए जी, वो आखिर क्यों विफल हुए और उसको क्यों कैंसिल करना पड़ा, क्यों हम दोहरी पद्धति पे आ गए। दूसरी बात यह है, इसके अंदर जो सबसे ज्वलंत मुद्दा है वो है ईवीएम। पहले तो इस बात को समझा जाता था कि राजनीतिक दल एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगाते थे, कोई जीत गया तो उसका सीधा एलिगेशन ये होता था
कि भाई ईवीएम में काम हो गया, लेकिन अब ये देखने में आ रहा है महाराष्ट्र चुनाव हमारे सामने हुआ, जनता रोड पर आ रही है, जनता भी विरोध कर रही है और पूरे देश के अंदर ये समस्या सामने आ रही है कि ईवीएम से चुनाव नहीं होना चाहिए। तो वन नेशन वन इलेक्शन के सर 2 चुनाव हुए थे, झारखंड में भी चुनाव हुआ था, महाराष्ट्र में भी हुआ था। ईवीएम झारखंड में ठीक थी, यहां खराब हो गई, महाराष्ट्र में खराब हो गई। मैं वो बता रहा हूँ मैं बिल्कुल वही कह रहा हूँ, अभी बात कर रहा हूँ मैं कि राजनीतिक पार्टी एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं, लेकिन एक चीज जनता में भी देखने को मिल रही है। तो सबसे पहले वन नेशन वन इलेक्शन के पहले हमें ये चाहिए कि पूरे देश को एक मत एक राय होकर ये तय करना चाहिए कि इलेक्शन जो है ईवीएम से होना चाहिए कि मतपत्र से होना चाहिए जी। और दूसरा, इसके पूर्व में जो चुनाव हमारे यहाँ पे वन नेशन वन इलेक्शन हो चुके हैं, आखिर वो क्यों कैंसिल करना पड़े, वो समस्याएं भी हमको देखना पड़े। और वन नेशन वन इलेक्शन अगर हो रहे हैं तो आपको ये देखना पड़ेगा कि स्थानीय मुद्दे, इलाकाई मुद्दे अलग होते हैं और केंद्र के मुद्दे, सेंट्रल के मुद्दे अलग होते हैं, जिससे जो स्थानीय पार्टियां हैं वो प्रभावित होती है और इससे राष्ट्रीय पार्टियों को लाभ मिलता है। ठीक बात है, आपने बड़ी बात कही कि मुद्दे अलग होते हैं, लेकिन बहुत सारे उदाहरण है कि कुछ महीने पहले लोकसभा चुनाव होते हैं, विधानसभा चुनाव होते हैं, नतीजे अलग अलग होते हैं। प्रदीप अहिरवार जी के पास जाऊंगा, आवाज सुन रहे हैं? प्रदीप जी आवाज मिल रही मेरी आपको? जी आवाज आ रही है। आपत्ति हो सकती है बहुत सारी कि भाई अलग अलग मुद्दे होते हैं, लेकिन कांग्रेस की आपत्ति क्या है, दिक्कत क्या है? ईवीएम पर सवाल है या फिर सवाल अलग है, मुद्दों को लेकर सवाल है? कांग्रेस जब पहली बार शासन में आई तब लगातार 3 बार 4 बार एक साथ विधानसभा लोकसभा चुनाव हुए हैं। प्रदीप जी देखिए प्रशांत भाई, जब कांग्रेस सत्ता में थी देश में भी चुनाव पूरे देश में एक साथ हुए, विधानसभा के और लोकसभा के। लेकिन देश की जब परिस्थितियां बदली, जब भाषा के नाम पे, प्रांत के नाम पे इस देश में राज्य बटे, तो कांग्रेस को लगा कि इस देश में एक साथ चुनाव कराना इस देश के हित में नहीं है, इस देश की जनता के हित में नहीं है। यह देश बहुभाषावादी है, हमारे देश में कई धर्म हैं, हमारे देश में कई तरीके की सोच है। उन सोच को देखते हुए कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया और वो निर्णय आज तक 78 साल के बाद भी उस निर्णय में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी जो शुरू से संविधान की विरोधी रही है, जिसके सोच में संविधान को खत्म करना है, जो पार्टी लोकतंत्र को खत्म करने के लिए, बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को खत्म करने के लिए 400 पार का नारा देती है, उस 400 पार के नारे को इस देश की जनता ने जब ठुकरा दिया तो भारतीय जनता पार्टी एक नया वन नेशन वन इलेक्शन का शगुफा लेके आई है, जो इस देश के संवैधानिक सोच के विरोध में है, जो इस देश की व्यवहारिक सोच के विरोध में है। आपसे मैं कहना चाहता हूं कि इस देश में आज भी कई ऐसे राज्य हैं जो ये मांग कर रहे हैं कि हमारे भाषा के अनुसार, हमारे क्षेत्र के अनुसार एक नए राज्य का गठन हो। हमारे बुंदेलखंड में लगातार मांग उठ रही है, हमारे बघेलखंड में मांग उठ रही है और देश के कई हिस्सों में लगातार राज्य बनाने की मांग इस देश में उठ रही है। नहीं, ये तो व्यवहारिक स्तर पर फैसला लेगी ना सरकार, हर जिले को राज्य नहीं बनाया जा सकता। 5 साल के लिए लौटूंगा आपके पास प्रशांत भाई, सिसोदिया जी, 5 साल के लिए सरकार चुनी जाती है और जो सरकार चुनी गई सरकार है, फिर आप उनके साथ क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार करना चाहती है? यशपाल सिसोदिया जी, बहुत सारे सवाल हैं कि भाई अगर सरकार गिरती है कहीं तब आप क्या करेंगे? मध्य प्रदेश में ही एक बार सरकार गिरी थी, आपने फिर सरकार बनाई। अभी झारखंड में 2 बार 3 बार सरकार गिराने के प्रयास हुए, महाराष्ट्र में 3 बार सरकार बन गई 5 साल के कार्यकाल में अलग अलग। ऐसी स्थिति में क्या होगा फिर सिसोदिया जी? जी, आपके प्रश्न का मैं जवाब देना चाह रहा हूं कि आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को क्या फायदा होगा। ये वन नेशन वन इलेक्शन भारतीय जनता पार्टी के लाभ के लिए नहीं है, ये देश के लाभ के लिए है। खर्चे बचेंगे, कर्मचारियों के बार बार ड्यूटी लगना है, फिर चाहे तमाम प्रकार के कर्मचारी लगते हैं, बड़ी संख्या में लगते हैं। आचार संहिता प्रशांत जी 3-3, 4-4 महीने, 6-6 महीने तक रहती है। पिछली बार अगर आपने देखा होगा तो विधानसभा के चुनाव नवंबर में निपटे, दिसंबर में परिणाम आया और अप्रैल मई में फिर लोकसभा के चुनाव हो गए। चुनाव दर चुनाव, बार बार चुनाव, हर प्रांतों में चुनाव पर चुनाव, और उसके कारण से तमाम जो रैलियां होती है, जो पैम्पलेट छपते हैं, जो मंच बनते हैं, बड़े सबकी बचत होगी। और कांग्रेस ये काय को भूल रही है, जैसा आपने खुद ने कहा 1951 से लेकर के 1967 तक एक साथ चुनाव होते थे। और देखिए, मैं ये भी कहना चाहूंगा प्रशांत जी कि 191 दिनों में अद्यतन अध्ययन किया है, रिसर्च किया है और 18,626 प्रश्नों का एक पूरा के पूरा विस्तृत रिपोर्ट पूर्व राष्ट्रपति जी रामनाथ कोविंद जी जो समिति के अध्यक्ष थे, उनके जिम्मेदारी थी और उन्होंने लोकसभा माननीय राष्ट्रपति महोदय को ये सबमिट की है। 47 राजनीतिक दलों में विचारधारा में से 32 राजनीतिक दल इसके पक्ष में है, 15 दल इसके में है।
32 को अगर आप देखेंगे तो 32 का बड़ा महत्व है। और 1999 में प्रशांत जी विधि आयोग की 79वीं रिपोर्ट अगर आप देखेंगे तो स्पष्ट है, 79वीं रिपोर्ट, एक साथ चुनाव 2 चरणों में भी कराए जा सकते हैं। और हमको यह नहीं भूलना चाहिए प्रशांत जी कि नगर निगमों के जब चुनाव होते हैं तो एक ही मतदाता को मेयर चुनने का भी अधिकार रहता है, उसी बूथ पर, उसी ईवीएम मशीन के पास में एक ईवीएम मशीन पार्षद की भी लगती है। ग्राम पंचायत में अगर आप देखेंगे तो मैं तो मध्य प्रदेश से प्रतिनिधित्व करता हूं, ग्राम पंचायत में देखेंगे तो पंच का बैलेट, सरपंच का बैलेट, जनपद पंचायत के प्रतिनिधि का बैलेट। ठीक है, जवाब ले लेते हैं, आपने कई बातें कही। प्रदीप अहिरवार जी, क्या पॉजिटिव पहलू नहीं देख पा रहे हैं आप वन नेशन वन इलेक्शन का? कांग्रेस नहीं देख पा रही, या फिर केवल विरोध करने के लिए ये विरोध है? भाई अरे निश्चित से प्रशांत जी, कांग्रेस विरोध करने के लिए विरोध नहीं है, ये व्यवहारिक इस देश के संविधान को बचाने के लिए है ये विरोध। आप देख सकते हैं जेपी नड्डा जी ने बिहार में ये कहा कि भारतीय जनता पार्टी, प्रदीप अहिरवार जी, संविधान क्या कांग्रेस ने नहीं बदला, संशोधन नहीं किया क्या कभी? हजारों बार नेहरू जी से लेकर के संशोधन लगातार होते रहे और होते रहेंगे। प्रशांत भाई, संविधान संशोधन का विरोध नहीं है, विरोध इनकी सोच का। जो बिल ये ला रहे हैं वो संविधान में अभिव्यक्ति की आजादी को खत्म करने का बिल है। छोटे छोटे दल, छोटी छोटी पार्टियां जब अपनी बात, मुद्दों की बात, क्षेत्र की बात, अपने समाज की बात रखती हैं तो वो सदन में जाती हैं, लोकसभा में जाती हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी उन आवाज को दबाना चाहती है। इनके अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा है कि इस देश में छोटी छोटी पार्टियां खत्म हो जाए, छोटी छोटी पार्टियां खत्म हो जाए, मतलब लोकतंत्र का एक बड़ा जो माहौल, यशपाल जी, क्या दम नहीं है इस बात में? भाई, राज्य के और केंद्र के मुद्दे अलग अलग होते हैं, क्या मिक्सअप नहीं हो जाएगा सब कुछ? नहीं, मेरा कहना है प्रशांत जी, ये कांग्रेस के लोग और हमारे प्रवक्ता जी बैठे हैं श्री प्रदीप जी, क्यों भ्रमित कर रहे हैं? एक देश एक चुनाव में देश का संविधान का खतरे में आ रहा है। और नेहरू जी ने, इंदिरा जी ने, राजीव गांधी ने कितनी बार संविधान बदले, जरा देखे तो सही। अपन करे तो ठीक, तुम करो तो, हम करे तो पुण्य और आप करो तो पाप। संविधान का परिवर्तन, संविधान में बदलाव आते जाते रहते हैं। और आप क्यों घबरा रहे हैं, कांग्रेस के लोग और अन्य राजनीतिक पार्टी के लोग? ये देश हित में है, मैं फिर कहना चाहता हूं, इसलिए कि चुनाव से खर्चा बचेंगे। ईवीएम मशीनों के देश हित में लाए थे प्रशांत भाई, इन्होंने नोटबंदी के भी बहुत फायदे गिनाए थे। जी ठीक, नोटबंदी का क्या है प्रदीप जी, वो अपनी जगह, ये डिबेट किस पर? चलिए, मुद्दा अलग हो गया। चल ठीक है, और दो खास मेहमान हमारे साथ हैं, सतीश एलिया जी। दोनों पक्षों के तमाम तर्क हैं, अलग अलग तर्क हैं, लेकिन आज चर्चा भी अगर हम कहें तो शुरू हो चुकी है वन नेशन वन इलेक्शन पर। बहुत सारी डिटेल राज्यपाल सिसोदिया जी, माफ कीजिएगा, यशपाल सिसोदिया जी ने भी रखी। लेकिन सवाल यह कि क्या व्यवहारिक है ये? जब पहली बार चुनाव हुए थे तब कुल 17 करोड़ वोटर थे, आज वोटर की संख्या भी 100 करोड़ हो गई है, राज्यों की संख्या भी बढ़कर लगभग हम कहें तो 1.5 गुना तो हो ही गई है। तो क्या व्यवहारिक है उतना? हर 6 महीने में कहीं ना कहीं की सरकार गिर जाती है। देखिए, हमें एलिया जी, हमें तर्क वितर्क के बजाय तथ्यों पर बात करनी चाहिए। पहला तथ्य यह है कि इस देश में एक देश एक चुनाव लागू था और होते थे चुनाव। समस्या यह हुई कि फिर विधानसभाएं पूरा 5 साल कार्यकाल पूरा नहीं कर सकी, उनको धारा 356 लगाकर उनको सरकारों को गिराया जाने लगा, और कई बार तो अलोकतांत्रिक तरीके से गिराया गया। तो सवाल यह है कि जो विधानसभा और लोकसभा के चुनाव एक साथ होते थे वो डिरेल कैसे हुए? जी, वो सियासत के कारण डिरेल हुए, वो एक देश एक चुनाव के कारण या छोटे दलों के कारण नहीं हुए। छोटे दल तब भी थे, राज्य स्तर के दल तब भी होते थे, लेकिन दोनों चुनाव एक साथ होते थे। धीरे धीरे सरकारों के गिरने की वजह से यह हुआ कि वो विधानसभाओं के चुनाव और लोकसभाओं के चुनाव के 5 साल के जो कार्यकाल है उसमें भिन्नता होने लगी। आप एक उदाहरण से बात समझिए, कोई ट्रेन दिल्ली से चलती है और भोपाल आती है, अगर वो 5 घंटे लेट है तो कोई ट्रेन का ड्राइवर जो है या ट्रेन का जो सिस्टम है उसको टाइम को कवर करेगा या फिर वैसे ही चलने देगा उसको? ठीक बात है। तो कभी ना कभी तो हम उस टाइम को कवर करते हैं ना। और एक देश एक चुनाव जो है वो, अगर हम ये कहते हैं कि क्षेत्रीय मुद्दे नहीं उठ पाएंगे, ये नहीं उठ पाएंगे, तो अल्टीमेटली ऐसे राजनीतिक दल, जनता जो है उसकी जो परिपक्वता है लोकतंत्र को मत देने की, मैं आपको मध्य प्रदेश का ही उदाहरण देता हूं क्योंकि हम एक मध्य प्रदेश के चैनल में बात कर रहे हैं। 2018 का चुनाव हमने देखा विधानसभा का, जिस मतदाता ने भारतीय जनता पार्टी को हरा दिया जी, उसी मतदाता ने 5 महीने बाद भारतीय जनता पार्टी को जिता दिया और कांग्रेस को हरा दिया लोकसभा में। ये वोटर की विद्वता पर भी सवाल है, अगर डालेगा कि एक साथ चुनाव, वो बिल्कुल अगर वो लोकसभा में और विधानसभा में अलग अलग ढंग से मतदान करेगा। ठीक, हमें इससे डर क्यों है? बिल्कुल डर क्यों? राकेश गोयल जी के पास जाऊंगा। राकेश गोयल जी, क्या दिक्कत है? अगर एक साल आगे पीछे अगर कार्यकाल कर दिया जाता है तो दिक्कत क्या है? विधानसभा हो सकता है कि
आगे बढ़ा दी जाए, अगर किसी का कार्यकाल थोड़ा बचा है एक सेम टाइम में सिमिलर मैच करने के लिए, या किसी विधानसभा का थोड़ा बिफोर कराना है, तो ये हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है? देखिए प्रशांत जी, बिल्कुल हो सकता है और ये एक अच्छा निर्णय भी है जी। पर मुझे लगता है जो निजी स्वार्थ है कुछ दलों का, वो उसके आड़े आता है और उनको विरोध करने में मजबूर करता है, जबकि उनका दिल जानता है कि ये जो वन नेशन वन इलेक्शन जो है ये देश के हित के लिए है, जनता के हित के लिए है। इससे विकास के कार्यों में भी बाधा नहीं आएगी। अब हर साल किसी ना किसी 4-5 स्टेट के अंदर इलेक्शन होते हैं और वहां आचार संहिता लग जाती है, 1.5 से 2 महीने का वो टाइम होता है जब कोई विकास कार्य नहीं होते, पूरा जो प्रशासन है उस चुनाव को पूरा करने में लग जाता है। तो ज्यादातर शिक्षा भी प्रभावित होती है, सुरक्षा भी प्रभावित होती है और पैसा भी खर्च होता है। उस सब तरीके के अननेसेसरी जो व्यय है उनको बचाने के लिए ये मुद्दा है। पर सबसे बड़ा जो सवाल है, क्षेत्र जो जितने भी दल हैं जो विरोध कर रहे हैं, मुझे लगता है वो शायद देश की जनता के जो उनका एक निर्णय क्षमता है उस पर उनको शंका है, प्लस देश की क्षमता के ऊपर भी शंका है, क्योंकि कई बार ये भी कहा जाता है कि आप एक राज्य का चुनाव एक बार भी नहीं करा पाते, तो आप कैसे पूरे देश का कराएंगे। तो देखिए, देश में क्षमता है, देश अपनी क्षमताओं का पूर्ण उपयोग करेगा तो वन नेशन वन इलेक्शन संभव है, पॉसिबल है, देश के हित में। राकेश गोयल जी, अभी भी जो लोकसभा चुनाव होते हैं लगभग 4 महीने की प्रोसेस चलती है, उसमें होते हैं, तब जब आप लगभग राज्यों की जो संख्या बहुत ज्यादा है, अब अगर उन सबको मिला लेंगे तो एक बहुत लंबी प्रोसेस हो जाएगी। इस पर सवाल जरूर होने चाहिए। खैर जी, ठीक है, ठीक, जी, ज्यादा चरणों में भी होता है, इस स्टेट में 2-3 चरणों में भी होता है, वहां की सुरक्षा क्षेत्रीय विविधता को देखते हैं। पर अगर देश अपनी बहुत सारे राज्य जहां पर नक्सल प्रभावित भी हैं, वहां वैसी गतिविधियां होती हैं, ज्यादा सुरक्षा बलों की दरकार होती है। यशपाल सिसोदिया जी, आपकी सरकार का ले लें, वाजपेयी सरकार ने 6 महीने पहले चुनाव कराने का फैसला ले लिया था। अगर ऐसा होता है, कभी कोई केंद्र की सरकार ऐसा डिसीजन लेती है, तो सारे राज्यों के फिर 6 महीने पहले चुनाव कराए जाएंगे क्या? बहुत सारे व्यवहारिक समस्या समझना चाह रहा हूं आपसे। प्रशांत जी, देखिए, आप इस महत्वपूर्ण डिबेट में जो आज बहुत महत्वपूर्ण विषय है और आप पूरा मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ हमको सुन रहा है, मैं कहना चाहूंगा कि हम तो राजनीतिक दल के से बंधे हुए, पार्टी से प्रवक्ता की भी भूमिका, लेकिन इस पूरी डिबेट में अगर मैं कहूंगा तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा आदरणीय सतीश जी को और आदरणीय राकेश गोयल जी को, जो पत्रकार भी और राजनीतिक विश्लेषक भी है। उन्होंने बहुत ठीक बात की कि सुधार तो किए जा सकते हैं, सुधार की गुंजाइश भी होती है, लेकिन मैं आपके प्रश्न पे इतना जरूर कहूंगा कि आज लोकसभा में 269 मतों से बिल पारित हुआ है। प्रशांत जी, आज ये बिल पारित हुआ है, ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी में जाएगा, जेपीसी में जाएगा, जेपीसी के बाद फिर कैबिनेट में आएगा और कैबिनेट के बाद फिर ये आगे बढ़ेगा। तो अभी कई मुद्दों पर इस पर चर्चा होगी, लेकिन मैं फिर कहना चाहूंगा ये देश हित में है। आप कह रहे हैं देश हित में है जी, ठीक है। प्रदीप अहिरवार जी, 2-3 बातें हैं कि आखिर दिक्कत क्या है। हालांकि अभी भी अगर आप लोग समर्थन नहीं करेंगे तो लोकसभा राज्यसभा में भी चीजें अटक सकती हैं। 2/3 बहुमत की दरकार होगी, बहुमत विपक्ष में जुटा पाएंगे आप? चैलेंज है यहां भी। प्रशांत भाई, आपने भी कहा और हमारे दोनों पत्रकार साथी भी कह रहे हैं लगातार कि मध्य प्रदेश में किस तरीके से सरकार गिराई इन लोगों ने, किस तरीके से इन्होंने महाराष्ट्र की सरकार गिराई, किस तरीके से इन्होंने गोवा की सरकार गिराई, और पूरे देश में ये सरकार गिराना केवल एक पार्टी की सरकार ने नहीं किया। प्रदीप अहिरवार जी, बीजेपी की केंद्र सरकार ने अगर सरकारें गिराई तो इंदिरा गांधी ने भी बहुत सारी सरकारें डिसमिस की अपने समय पे। सवाल दोनों पर है। बात वर्तमान में व्यवहारिक बात प्रशांत भाई ये कर रहा हूं कि जब देश में 5 साल में चुनाव होते हैं और जनता 5 साल के लिए सरकार चुनती है, भारतीय जनता पार्टी ये कहती कि खर्चा बढ़ जाएगा, खर्चा कम हो जाएगा। मैं कह रहा हूं कि पूरे देश में अभी भी चुनाव आयोग के पास उतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि वो एक साथ चुनाव करा दे, उतनी ईवीएम्स नहीं है, उतना हमारे पास संसाधन नहीं है, और कहीं कोई भी आचार संहिता का असर नहीं पड़ता। आपने भी देखा 15-20 दिन जरूर विकास कार्यों में फंड्स नहीं आता, लेकिन जो पहले से विकास कार्य चल रहे होते हैं उन पर कहीं कोई रुकावट नहीं आती, कहीं कोई प्रदेश की और देश की जनता के साथ आचार संहिता का कोई नुकसान नहीं होता। तो ये भारतीय जनता पार्टी देश के लोगों को ये कहना चाहती है कि खर्चा बचेगा और आचार संहिता से बहुत नुकसान होता है, ये बहुत अव्यावहारिक बात है। ठीक है जरूद्दीन साहब, अगर खर्चा बचता है, मैन पावर बचती है, तो दिक्कत है क्या? थोड़ी बहुत आगे हो सकती है ना, अगर संविधान संशोधन करने के साथ व्यवस्थाएं हो सकती हैं तो उसमें क्यों आपत्ति है? संविधान संशोधन एक संवैधानिक प्रक्रिया है। जी सतीश जी, आ रहा हूं। कोई आपत्ति का इसमें प्रश्न नहीं है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी इस तरह के गैर जरूरी मुद्दों को लाकर देश की जनता का ध्यान
विकास की ओर और जो इनके ऊपर उठने वाले प्रश्न है उससे भटकाने के लिए ला रही जी। है। अभी वर्तमान की स्थिति है कि संसद में ठीक है ना, इनको 200 सुन तो लीजिए, 279 अभी वोट मिले हैं। अभी तो संविधान संशोधन बाकी है, अभी इसको राज्यसभा में जाना है, लोकसभा में जाना है, फिर इनको जेपीसी से गुजरना है। ये एक लॉन्ग प्रक्रिया है जी। लॉन्ग प्रक्रिया तो छोड़िए ना, ठीक है। मैं सतीश जी के पास जाऊं से पहले एक छोटा सा रिएक्शन यशपाल सिसोदिया जी आपका कि भाई ध्यान भटकाने की ये कोशिश है। जब आपको लगता है कि कहीं प्रॉब्लम है तो कोई ऐसा मुद्दा ले आते हैं जी। छोटा कमेंट यशपाल जी। पार्टी के चुनाव के घोषणा पत्र में था, हम चुनाव घोषणा पत्र पर अमल करने की ओर अग्रसर होते हैं। धारा 170 का मामला हो, सीएए का मामला हो, वन नेशन वन राशन का मामला हो, वन रैंक वन पेंशन का मामला हो, ये सारी चीजें हमने करके बताई है। ये हमारा कोई जुमला नहीं है, हमने सब कर करके इस देशवासियों को दिया है। और जहां तक शेख साहब आप कह रहे हैं, विकास के कौन से आयाम जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार ने नहीं छोड़े हैं। अरे आज ही राजस्थान का और मध्य प्रदेश का इतना बड़ा काम हुआ है, 55,000 करोड़ रुपए की राशि हमारे काली सिंध और पार्वती नदी का डायवर्शन को। चले माफी चाहूंगा, बहुत थोड़ा कम है। सतीश एलिया जी, क्या वाकई इतना इजी है इसे करना? चूंकि आपको राज्यों की सहमति भी लेनी होगी। आंकड़ा कहता है कि कम से कम 14 राज्य सरकारें हैं, उनकी भी आपको सहमति लेनी होगी अगर आप संशोधन कर रहे हैं। बाकी जो चैलेंजेस हैं लोकसभा राज्यसभा के, जेपीसी के, वो सब अलग हैं। ये समझ लीजिए कि जो राज्यों का विभाजन की जो प्रक्रिया है, जैसे मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ बना और झारखंड बना और उत्तराखंड जो राज्य बने थे, लगभग वैसी प्रक्रिया रहती है। मेरा ये कहना है कि ये जो सरकार को गिराने की जो बात अभी हुई ना कि महाराष्ट्र की गिराई या वहां की गिराई, वहां दलों का वो सरकार नहीं गिरी, विधानसभा भंग नहीं हुई थी। 92 में बाबरी ढांचा गिरने के बाद जो 4 राज्य सरकारें गिराई गई थी, उनको 2 साल ही पूरा हुआ था और फिर 93 में फिर से चुनाव हुआ था। अगर वो सरकार गिराना उसको कहते हैं। सरकार जो महाराष्ट्र में बदली है, दूसरे को सरकार बदल रही है, दलों की प्रतिबद्धता बदल रही है, नेतृत्व बदल रहा है, विधानसभा भंग नहीं हुई थी। दोनों स्थितियों में भिन्न है। ये गलत तरह की बात है। सरकारें जो धारा 356 लगा के गिराई गई है, उन सरकारों के गिरने की वजह से ये पटरी से उतर गया वन नेशन वन इलेक्शन। इसको वापस पटरी पर लाने की बात है और 2024 में लागू होगा सारी प्रक्रिया। डिस्कशन तो होना चाहिए। विधानसभा भंग होना एक बड़ा पैटर्न था, वो जो उस शुरुआती दौर में हुआ, वो शायद एक बड़ा कारण रहा कि लोकसभा विधानसभा अलग अलग ट्रैक पे चले गए। अब मौका है एक। बिल्कुल प्रशांत जी, उस गलती को सुधारने का बहुत बड़ा मौका है। पहले निजी स्वार्थ के चलते सरकारें गिरा दी जाती 356 का दुरुपयोग करते हुए, वो हमें उसका पता भी है और वो सारी चीजें आगे नहीं हों। हम सरकार से ये अपेक्षा करते हैं ये बिल पास हो और देश की जनता को वन नेशन वन इलेक्शन की सौगात मिले। चले तो रामनाथ कोविंद के नेतृत्व में जो कमेटी बनी थी उसने भी लगातार चर्चाएं की और चर्चाओं में आधे से ज्यादा दल, अगर हम कहें तो 32 दल इसके फेवर में थे, 15 दल अपोज में नजर आए। लेकिन अब देखना होगा कि जो चर्चा होगी और लोकसभा राज्यसभा में क्या वाकई इस बैरियर को जो सरकार है क्रॉस कर पाती है, आगे जा पाती है, क्या 2/3 बहुमत जुटा पाती है लोकसभा राज्यसभा में, या नहीं। ये तमाम बातें भविष्य के गर्त में छुपी हुई हैं। बहरहाल इस चर्चा में बस इतना ही। आप सभी खास मेहमानों का बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। पार्ट डिबेट में बस इतना ही।